लाइव हो गया? चलिए, बड़ी लेट हो गया ना। हो लाइव हो गया है ना? कन्फर्म है ना? पढ़ना शुरू कर देना। हाँ, देखिए थोड़ा लेट हो गया था, लाइट कट गया था और यहाँ पर जो है ये लगा हुआ है नहीं, क्या कहते हैं, इन्वर्टर, सॉरी जनरेटर। देखिए, तो पिछले क्लास में जो है हम आपको बताए हुए थे, जहां तक हमें याद है, पिछले क्लास में हम आपको बताए हुए थे मौर्य काल के विषय में, और पूरा का पूरा मौर्य काल जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, मौर्य काल आपका समाप्त हो गया। अब हम लोगों को देखना है मौर्योत्तर काल। क्या देखना है? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल देखिए, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी मौर्यों के बाद, मौर्यों के बाद, मौर्यों के बाद का काल। देखिए, जब 185 ईस्वी पूर्व में, जब 185 ईस्वी पूर्व में जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, तो मौर्य साम्राज्य के पतन होने के बाद जो है मौर्य साम्राज्य के स्थान पर भारत में दो प्रकार के शासन देखने को मिलते हैं। एक देशी शासन और दूसरा विदेशी शासन। एक देशी शासन और दूसरा विदेशी शासन। तो मौर्योत्तर काल में जो है भारत में दो प्रकार के शासन देखने को मिलते हैं। और मौर्योत्तर काल में जो भारत में दो प्रकार के शासन देखने को मिलते हैं, एक आपको देशी शासन, देशी शासन, और एक आपको जो है विदेशी शासन। एक आपको देशी शासन और एक दूसरा जो है आपको विदेशी शासन। क्या? विदेशी शासन। ठीक है, विदेशी शासन। देशी शासन के अंतर्गत भारत के, भारतीय मूल के शासकों ने जो शासन किया वो देशी शासन। भारतीय मूल के शासकों ने जो शासन किया वो देशी शासन। और विदेशी शासन, जो विदेशी आक्रांता भारत के ऊपर आक्रमण किया और भारत के ऊपर आक्रमण करने के बाद भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता और फिर शासन प्रशासन करना जो है आपको शुरू कर दिया। तो मौर्यों के बाद जो है, मौर्यों के बाद शुंग वंश के शासन की स्थापना हुई। शुंग वंश के बाद कण्व वंश के शासन की स्थापना हुई। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश के शासन की स्थापना हुई। कण्व वंश के बाद जो है सातवाहन वंश के शासन की स्थापना हुई। ये सब जो राजवंश था, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, ये सब जो है आपको भारतीय मूल के शासक थे। ये सब भारतीय मूल के शासक थे, इन लोगों का शासन। इसके बाद अगर हम लोग विदेशी शासन की बात करें तो मौर्योत्तर काल में 4 विदेशी आक्रमण हुआ। जैसा कि आप याद कीजिए, मौर्यों से पहले 2 आक्रमण हुआ था। मौर्यों से पहले एक ईरानी आक्रमण हुआ था और मौर्यों से पहले एक यूनानी आक्रमण हुआ था। ईरानी आक्रमण 516 ईस्वी पूर्व में और यूनानी आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। तो मौर्यों के शासन से पहले भारत पर आक्रमण हुआ और मौर्यों के शासन के बाद भी भारत पर आक्रमण हुआ। तो मौर्यों के शासन से पहले भारत पर 2 आक्रमण और मौर्यों के शासन के बाद भारत पर 4 आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण में जो है हिंद यवन आक्रमण हुआ। हिंद यवन आक्रमण के बाद शक आक्रमण हुआ। शक आक्रमण के बाद पहलव आक्रमण हुआ और पहलव आक्रमण के बाद कुषाण आक्रमण हुआ। पहलव आक्रमण के बाद क्या हुआ आपको? कुषाण आक्रमण। तो अब जहां पर आप याद कीजिए मौर्यों को जब आप देखेंगे तो हम आपको बता दें कि मौर्यों को बताते हुए हमने आपको यह बात बताया था कि मौर्यों का जो शासन है, मौर्यों का शासन, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सभी शासक हुए। तो आप याद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में ईरान,
इतना बड़ा क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र पर जो है मौर्यों का शासन हुआ करता था। इतने बड़े क्षेत्रों पर जो है मौर्यों का शासन हुआ करता था। समझ गए, मौर्यों का शासन हुआ करता था। और ध्यान रखें आप, जब मौर्यों के शासन की समाप्ति हुई तो इन क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, समझ गए, इन क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जो है ना, अलग अलग छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। कहीं पर देशी शासन, कहीं पर विदेशी शासन, कहीं पर देशी शासन, कहीं पर विदेशी शासन। मतलब जो है कहीं पर जो है, हाँ, कहीं पर जो है आपको सुंगों का शासन, कण्व का शासन, सातवाहन का शासन। तो कहीं पर हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण का शासन, कहीं पर हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण का शासन। ठीक है। तो मौर्यों के साम्राज्य पर ही, मौर्यों के साम्राज्य पर ही मौर्योत्तर काल में देशी शासन और विदेशी शासन। देशी शासन के अंतर्गत सुंग, कण्व, सातवाहन, और विदेशी शासन के अंतर्गत जो है आपको हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण, हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण आक्रमण हुआ। बात क्लियर है, इतना तो स्पष्ट हो गया। तो अब यहां पर जो है हम लोग सबसे पहले देशी शासन को देख लेते हैं। और जब हम लोग देशी शासन को देख लेंगे ना, तो देशी शासन को देखने के बाद जो है हम लोग फिर विदेशी शासन को देखेंगे। तो देशी शासन के अंतर्गत जो हम लोग सुंग वंश को देखते हैं, सुंग वंश को देखने के बाद कण्व को, कण्व को देखने के बाद सातवाहन को। तो अब जो है सबसे पहले हम लोग सुंग वंश के शासन को देखते हैं। सुंग वंश, सुंग वंश, देखिए सुंग वंश का जो शासन रहा है, अगर सुंग वंश के शासन की हम बात करें, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, तो अब देखिएगा सुंग वंश। ठीक है, सुंग वंश, सुंग वंश की अगर हम बात करें तो सुंग वंश में जो है ना टोटल 10 गो शासक हुआ। सुंग वंश में टोटल 10 गो शासक हुआ। सुंग वंश की स्थापना जो है आपको, सुंग वंश की स्थापना की अगर हम बात करें तो सुंग वंश की स्थापना जो है आपको पुष्यमित सुंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? पुष्यमित सुंग, पुष्यमित सुंग, पुष्यमित सुंग के द्वारा जो है आपको सुंग वंश के शासन की जो है आपको स्थापना की गई थी। और आप याद कीजिए, मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या जो है आपको पुष्यमित सुंग ने कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर सुंग वंश के शासन की नींव डाली। और पुष्यमित सुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाकर ही शासन किया। अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। और ध्यान रहे कि पुष्यमित सुंग की 2 राजधानी हुआ करती थी। पुष्यमित सुंग की एक राजनीतिक राजधानी थी, पुष्यमित सुंग की जो है एक राजनीतिक राजधानी थी, और पुष्यमित सुंग की एक सांस्कृतिक राजधानी थी। एक क्या था आपको? सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी था। पुष्यमित सुंग की राजनीतिक राजधानी जो है आपको पाटलिपुत्रा, और पुष्यमित सुंग की जो सांस्कृतिक राजधानी थी वह आपको विदिशा। पुष्यमित सुंग की सांस्कृतिक राजधानी कहां थी? विदिशा। विदिशा जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, समझिए मध्य प्रदेश में पड़ता है। पुष्यमित सुंग की ये 2 राजधानी थी। पुष्यमित सुंग अन्य शासकों की भांति ही साम्राज्यवादी शासक था। और धार्मिक तौर पर अगर आप इनको देखेंगे तो धार्मिक तौर पर जो है पुष्यमित सुंग ब्राह्मण धर्म को मानता था। पुष्यमित सुंग धार्मिक तौर पर जो है ब्राह्मण धर्म को मानता था। और पुष्यमित सुंग की अगर हम बात करें तो स्वयं भी विद्वान थे, विद्वानों को संरक्षण भी देते थे। इनके दरबार में एक विद्वान रहता था, उस विद्वान का नाम था आपको पतंजलि। इनके दरबार में एक विद्वान रहता था, उनका नाम था आपको
पतंजलि। पतंजलि इनके दरबार में रहता था और पतंजलि के द्वारा महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की गई है। और पतंजलि के द्वारा जो महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की गई है, उस महाभाष्य नामक ग्रंथ से हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। उस महाभाष्य से हमें शुंग वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और एक बात तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया था, जो बात हमने आपको स्पष्ट किया वो यह है कि पुष्मित शुंग जो है साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्य का बड़ी भूखा था। समझिए, साम्राज्य का बड़ी भूखा था। साम्राज्य विस्तार को लेकर के इन्होंने कई सारे अभियान किए। इन्होंने विदर्भ का अभियान किया। इन्होंने जो है आपको सबसे पहले विदर्भ का अभियान किया। विदर्भ का अभियान किया। विदर्भ के बाद जो है इन्होंने यवन अभियान भी किए। फिर इन्होंने खारबेल के साथ भी युद्ध लड़ा। इन्होंने खारबेल के साथ भी जो है आपको युद्ध लड़ा। इन्होंने खारबेल के साथ भी युद्ध लड़ा। विदर्भ की अगर हम बात करें तो विदर्भ के शासक हुआ करते थे यज्ञसेन। विदर्भ के शासक कौन हुआ करते थे? यज्ञसेन। विदर्भ के शासक जो है आपको यज्ञसेन हुआ करते थे। और विदर्भ के शासक यज्ञसेन पुष्मित शुंग का सबसे बड़ा शत्रु था। जैसे आपको याद हो कि जो अजातशत्रु था, अजातशत्रु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? वज्जी संघ या वैशाली। अजातशत्रु अपना सबसे बड़ा दुश्मन जो है मानता था किसको? तो वैशाली को मानता था या वज्जी संघ को मानता था। वैशाली या वज्जी संघ को जो है सबसे बड़ा शत्रु मानता था। समझ गए? तो विदर्भ के शासक जो यज्ञसेन है, विदर्भ के शासक जो यज्ञसेन है, वह पुष्मित शुंग का स्वाभाविक दुश्मन था। पुष्मित शुंग का स्वाभाविक दुश्मन था। यज्ञसेन को पराजित कर विदर्भ को जीतने को लेकर पुष्मित शुंग ने विदर्भ का अभियान किया। और पुष्मित शुंग ने विदर्भ का अभियान अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में किया। पुष्मित शुंग ने विदर्भ का अभियान जो है अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में किया। अग्निमित्र विदर्भ का अभियान किया, यज्ञसेन को पराजित किया। और इस अभियान के क्रम में ही आपको अग्निमित्र का नजर यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका पर पड़ा। यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका पर पड़ा और फिर मालविका से अग्निमित्र प्रेम कर बैठे। और यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ से मिलती है। और जो मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ है, यह मालविका अग्निमित्रम नामक ग्रंथ भी हमें शुंगों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। शुंगों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। इसके बाद यवन अभियान, पुष्मित शुंग का संघर्ष यवन शासक मिनांडर के साथ हुआ। पुष्मित शुंग ने मिनांडर को पराजित किया। पुष्मित शुंग ने जो है आपको मिनांडर को पराजित किया। फिर आपको खारबेल जो है कलिंग के राजा थे। खारबेल कहां के राजा थे? कलिंग के राजा। और मौर्यों के शासन के अंतिम दौर में जो है कलिंग मौर्यों से स्वतंत्र हो चुका था। और जब कलिंग मौर्यों से स्वतंत्र हो चुका ना, तो जब पुष्मित शुंग ने शासन प्रशासन करना शुरू किया तो पुष्मित शुंग ने यह प्रयास किया कि कलिंग को फिर से जीतकर मिला ले। कलिंग को फिर से जीतकर मिलाने को लेकर कलिंग पर पुष्मित शुंग ने अभियान किया। कलिंग पर पुष्मित शुंग ने अभियान किया और कलिंग के शासक खारबेल के साथ जब पुष्मित शुंग का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में जो है आपको पुष्मित शुंग की हार हुई। उस युद्ध में जो है आपको पुष्मित शुंग की क्या हुई? हार हुई। उस युद्ध में पुष्मित शुंग की हार हुई। इस प्रकार से पुष्मित शुंग जो ये तमाम अभियान किए, कुछ अभियानों में पुष्मित शुंग की जीत हुई और कुछ अभियानों में पुष्मित शुंग की जो है आपको क्या हुई? हार हुई। कुछ अभियानों में पुष्मित शुंग की क्या हुई? हार हुई। और आप याद कीजिए, वैदिक सभ्यता जब हम आपको बता रहे थे तो वैदिक सभ्यता को बताने के क्रम में जो है हम आपको अश्वमेघ यज्ञ से अवगत करवाए थे। अश्वमेघ यज्ञ से हम आपको अवगत करवाए थे। और अगर अश्वमेघ यज्ञ की बात की जाए तो जो अश्वमेघ यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ उन शासकों के द्वारा, अश्वमेघ यज्ञ जो है उन शासकों के द्वारा करवाया जाता था जो साम्राज्यवादी शासक था, जो अलग अलग क्षेत्रों को जीतता था, जो अलग अलग क्षेत्रों को जीतता था। और क्षेत्र जीतने के बाद जो है अपना स्वतंत्र रूप से एक घोड़ा छोड़ देता था और जहां तक घोड़ा चला जाता था वहां तक उस राजा का राज्य माना जाता था। तो पुष्मित शुंग जब विजयी अभियान किए तो विजयी अभियान करने के बाद जो है पुष्मित शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। विजयी अभियान करवाने के बाद पुष्मित शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया। और ध्यान रहे कि पुष्मित शुंग के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन जो है उनके दरबार के विद्वान पतंजलि ने करवाया था। इस बात की जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। अयोध्या अभिलेख
कि अगर बात करें तो अयोध्या अभिलेख के रचयिता है धनदेव। अयोध्या अभिलेख के रचयिता धनदेव है, और जो अयोध्या अभिलेख है उस अयोध्या अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होता है। अयोध्या अभिलेख से जो है हमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि पतंजलि ने पुष्मित शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस प्रकार से जो है पुष्मित शुंग शासन प्रशासन करते रहे। शासन प्रशासन करते हुए पुष्मित शुंग का निधन हो गया, और शासन प्रशासन करते हुए जब पुष्मित शुंग का निधन हो गया तो पुष्मित शुंग के निधन होने के बाद पुष्मित शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र बना। उसका पुत्र जो है अग्निमित्र बना। अग्निमित्र के बाद वसु ज्येष्ठ बना, और भी कई सारे शासक बने। लेकिन इसके बाद शुंग वंश के एक नवे शासक है। शुंग वंश के नवे शासक की अगर हम बात करें तो शुंग वंश के नवे शासक कौन हुआ करते थे? आपको भागभद्र। शुंग वंश के नवे शासक कौन हुआ करते थे? भागभद्र। शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र थे। भागभद्र जो है भागवत धर्म को मानता था और विष्णु की उपासना किया करता था। समझ गए? भागभद्र जो है भागवत धर्म को मानता था और विष्णु की उपासना किया करता था। भागभद्र भागवत धर्म को मानता था और विष्णु की उपासना जो है आपको ये किया करता था। और इस भागभद्र के दरबार में एक विद्वान आया था, उनका नाम था उनका नाम था आपको हेलियोडोरस। 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 देखिए आगे यहीं पर हम आपको हिंद यवन शासकों के विषय में बताएंगे। और जो हिंद यवन शासक था न हो, हिंद यवन शासक जो है 2 भाग में बंटकर के शासन किया था। हिंद यवन शासक जो है 2 भाग में बंटकर शासन किया था। तो आगे चर्चा करेंगे। एक हिंद यवन शासक हुए थे, उनका नाम था आंटी-आल्कीडस। एक हिंद यवन शासक हुए थे, उनका नाम था आंटी-आल्कीडस। आंटी-आल्कीडस। आंटी-आल्कीडस का राजदूत बनकर, आंटी-आल्कीडस का जो है राजदूत बनकर हेलियोडोरस भागभद्र के दरबार में आया। और हेलियोडोरस भागभद्र से प्रभावित होकर, हेलियोडोरस भागभद्र से प्रभावित होकर जो है वैष्णव धर्म को स्वीकार लिया। और भगवान विष्णु के सम्मान में हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश के बेसनगर में एक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, जिसे बेसनगर स्तंभ लेख या विदिशा स्तंभ लेख, जिसे बेसनगर स्तंभ लेख या विदिशा स्तंभ लेख कहा जाता है। और यह जो बेसनगर या विदिशा स्तंभ लेख है, इस पर भगवान विष्णु के लिए देवस्य, देवताओं में देवता, भगवानों में भगवान शब्द का प्रयोग किया। भगवानों में भगवान शब्द का प्रयोग किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जो है आपको लिखवाने का काम किया। और बेसनगर या विदिशा स्तंभ लेख जो कि मध्य प्रदेश में है, यह एक प्रकार का निजी स्तंभ लेख था। यह जो है निजी स्तंभ लेख था, जिसका निर्माण आपको किसने करवाया? तो जिसका निर्माण आपको करवाया किसने? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस ने करवाया। इसके बाद भागभद्र के बाद जो है शुंग वंश के 10वें और अंतिम शासक की हम बात करें तो शुंग वंश के 10वें और अंतिम शासक जो है आपको भवभूति हुए। शुंग वंश के 10वें और अंतिम शासक कौन हुए? भवभूति। अंतिम शासक कौन हुए? भवभूति। समझ गए? भवभूति हुए। और आप ध्यान में रखेंगे कि जो भवभूति है, भवभूति भी अयोग्य शासक था। देखिए इस राजवंश में, शुंग वंश में जानते हैं, शुंग वंश में पुष्मित शुंग के अलावा अन्य सभी अयोग्य शासक था। शुंग वंश में पुष्मित शुंग के अलावा अन्य सभी अयोग्य शासक था। सिर्फ एक पुष्मित शुंग की हम बात करें तो पुष्मित शुंग सबसे योग्य शासक था, सबसे महान शासक इस वंश में साबित हुए। लेकिन इनके अलावा जो अन्य शासक है वे सभी के सभी अयोग्य थे। उसमें अंतिम शासक जो है भवभूति भी अयोग्य था। भवभूति की हत्या जो है आपको वासुदेव ने कर दी। भवभूति की हत्या किसने कर दी? वासुदेव ने। भवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी। और वासुदेव ने भवभूति की हत्या करके जो है शुंग वंश के स्थान पर एक नए राजवंश कण्व वंश के शासन की नींव डाली। कण्व वंश के शासन की नींव डाली। कण्व वंश के विषय में आप जानिएगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात को समझिए कि जब शुंग वंश के शासन की स्थापना हुई ना, तो शुंग वंश के शासन की स्थापना के बाद जो है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होना प्रारंभ हुआ और भाषा में संस्कृत का पुनरुत्थान होना प्रारंभ हुआ। समझिए, भाषा में संस्कृत का पुनरुत्थान होना प्रारंभ हुआ और साथ ही साथ जो है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होना शुरू शुंग वंश के काल में ही हुआ। और जो मनुस्मृति है वह शुंग काल में ही लिखा गया था। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति जो है आपको शुंग काल में ही लिखा गया था। शुंग वंश के बाद कण्व वंश के शासकों ने शासन किया।
अगर हम कण्व वंश की बात करें तो जो कण्व वंश है, कण्व वंश का शासन है 75 ईस्वी पूर्व से, 75 ईस्वी पूर्व से जो है 30 ईस्वी पूर्व, 30 ईस्वी पूर्व के बीच जो है कण्व वंश का शासन रहा। समझिए, कण्व वंश का शासन रहा। और जो कण्व वंश का शासन इस अवधि के दौरान रहा, इस अवधि के दौरान कण्व वंश में 4 शासक हुए। कण्व वंश में जो 4 शासक हुए, एक का नाम था वासुदेव कण्व, दूसरा भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा कण्व। तो कण्व वंश में जो है टोटल 4 शासक हुए। पहला जो है आपको वासुदेव कण्व, दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा भूमिमित्र कण्व, भूमिमित्र कण्व, और तीसरा अगर हम देखें तो जो तीसरा है वह है आपको नारायण कण्व, और चौथा अगर हम देखें तो चौथा है आपको क्या, तो चौथा है आपको सुशर्मा कण्व। चौथा कौन है आपको? सुशर्मा कण्व, सुशर्मा कण्व। यही 4 शासक हुए। इन 4 शासकों का भी कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा। इन 4 शासकों का भी जो है कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं रहा। कण्व वंश के प्रथम और संस्थापक शासक वासुदेव, और वही अंतिम शासक जो है आपको सुशर्मा कण्व। अंतिम शासक कौन हुए आपको? सुशर्मा कण्व, सुशर्मा कण्व हुए। और इस प्रकार से कण्व वंश का शासन भी 30 ईस्वी पूर्व जाते जाते समाप्त हो गया। और कण्व वंश के शासन के समाप्ति के बाद जो है आपको सातवाहन वंश के शासन की स्थापना हुई। और जो सातवाहन वंश के शासन की स्थापना हुई, सातवाहन वंश का जो शासन रहा है वह 30 ईस्वी पूर्व से, 30 ईस्वी पूर्व से जो है आपको 250 ईस्वी, 250 ईस्वी कुल मिलाकर के देखेंगे तो लगभग आंध्र सातवाहन वंश का जो शासन है, आंध्र सातवाहन वंश का शासन लगभग 300 वर्षों तक रहा है। आंध्र सातवाहन वंश का शासन लगभग 300 वर्षों तक रहा है। और प्राचीन भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो है आपको सबसे लंबे समय तक जो है सातवाहन वंश का ही शासन रहा है। और इन राजवंशों में जो ऐतिहासिक महत्व है वह सातवाहन वंश का जो है ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। क्योंकि सातवाहनों की अगर हम बात करें, देखिए अगर शुंग और कण्व को आप देखेंगे तो शुंग और कण्वों का शासन उत्तर भारत में रहा था। शुंग और कण्व का शासन कहां रहा था? उत्तर भारत में रहा था। लेकिन सातवाहनों की अगर हम बात करें तो जो सातवाहन है, सातवाहन का शासन जो है आपको दक्षिण भारत में रहा था। कहां पर रहा था? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटका के क्षेत्र में सातवाहनों का शासन रहा। और सातवाहन वंश के शासकों ने दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने का काम किया, दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने का काम किया। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में एक सेतु के तौर पर काम, एक सेतु के तौर पर काम किसने किया? तो एक सेतु के तौर पर काम जो है आपको सातवाहन वंश ने किया। किसने किया? सातवाहन वंश ने किया। ठीक है, सातवाहन वंश ने किया। तो आगे जो है अब हम लोग सातवाहन वंश के विषय में देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है एक बार इसको याद कर लीजिए। तो आइए, तो मौर्योत्तर काल में कितने प्रकार के शासक? कितने? पहला, दूसरा, देशी शासन के अंतर्गत कौन कौन? शुंग, कण्व और विदेशी शासन के अंतर्गत हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण। हिंद, यवन, शक, पहलव, कुषाण। मौर्यों के बाद कौन वंश के शासन की स्थापना? शुंग वंश के शासन की स्थापना किसने की? किसने की? पुष्यमित्र शुंग की कितनी राजधानी? राजनीतिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी। अच्छा, पतंजलि किसके दरबार में रहता था? पतंजलि किसके दरबार में रहता था? महाभाष्य के रचयिता, महाभाष्य के रचयिता पतंजलि ना। और इसके बाद जो है आप आगे ये बात हमको बताइएगा कि पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने करवाया? पतंजलि ने करवाया। और इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ का अभियान किया, विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित किया और विदर्भ को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। विदर्भ का अभियान पुष्यमित्र शुंग ने अपने किस पुत्र के नेतृत्व में किया? किसके नेतृत्व में? अग्निमित्र। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? मालविका अग्निमित्र, मालविका मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? मालविका अग्निमित्रम। और मालविका अग्निमित्रम के रचयिता कौन है? कालिदास। कौन है? कालिदास। और इसके बाद जो है यवन अभियान किया। पुष्यमित्र शुंग ने किस यवन शासक को पराजित किया? मिनांडर। पुष्यमित्र शुंग ने किस यवन शासक को पराजित किया?
और कलिंग नरेश खारवेल पर जब आक्रमण किया तो पुष्यमित्र शुंग पराजित न हो गया? पुष्यमित्र शुंग पराजित हो गया ना? चलिए ठीक है। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन बना? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी शुंग वंश के 90 शासक। भागभद्र किसकी उपासना करता था? किसकी उपासना करता था? अच्छा, इनके दरबार में कौन आया था? हेलियोडोरस। कौन आया था? इनके दरबार में कौन आया था? कौन आया था? हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस ने मध्य प्रदेश का के विदिशा या बेशनगर में स्तंभ लेख का निर्माण करवाया, हाँ या ना? हाँ ना? समझ गए। और इसके बाद शुंग वंश के अंतिम शासक भवभूति की हत्या किसने कर दी? और भवभूति की हत्या करके वासुदेव ने किस वंश के शासन की? कण्व वंश ना। और कण्व वंश का शासन कब से कब तक? कब से कब तक? और जो है कण्वों का शासन जो है 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक, इस अवधि के दौरान कण्व वंश में कितने शासक हुए? कितने शासक हुए? कण्व वंश के प्रथम शासक, अंतिम शासक सुशर्मा कण्व। और कण्व वंश के बाद कौन वंश का शासन? कौन वंश का शासन? इतना बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है। तो अब जो है इससे आगे जो है हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, ठीक है? इससे आगे जो है हम आपको अगले क्लास में बताएंगे आंध्र सातवाहन वंश के विषय में, और आंध्र सातवाहन का काफी महत्व है, समझ गए? आगे होमवर्क क्या सब था दीजिए तुम। इसमें क्या था होमवर्क? क्या था? केंद्र राज। अगला होमवर्क सुनिए, घटना चक्र पॉलिटी में केंद्र राज संबंध तक हो गया है। केंद्र राज संबंध के बाद अगला होमवर्क है आपात उपबंध। क्या है? आपात उपबंध। आपात उपबंध जो है आप करके आइएगा, ठीक है? आपात उपबंध करके आइएगा। और इसके बाद जो है इसमें सेरीकल्चर, एपीकल्चर, ये सब याद करवा दिए थे ना? ये सब याद है ना? चलिए अब जो है विभिन्न क्रांतियां याद करना है। 1 मिनट में याद कीजिए तो ज्योग्राफी से 1 मिनट में याद कीजिए जल्दी। चलिए पलट लिए किताब। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित कौन क्रांति है? हरित क्रांति। खाद्यान्न उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक उत्पादन, अंडा उत्पादन, तिलहन उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, टमाटर या मांस उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, मसाला, फल उत्पादन, नदी जोड़ो परियोजना, आलू उत्पादन, बागवानी, चमड़ा, कच्चा तेल उत्पादन। इसको याद करके आ जाइएगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा शॉर्ट टाइम क्लास रहा है, ठीक है? कभी इसको मेकअप कर देंगे, कभी ज्यादा पढ़ा करके, ठीक है? कभी ज्यादा पढ़ा करके मेकअप कर देंगे, ठीक है? तो चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। हाँ टेस्ट होगा, यहां भी होगा, वहां पर भी होगा टेस्ट, यहां पर भी होगा, वहां पर भी होगा, ठीक है? धन्यवाद आज के लिए।